नमस्ते भारत। आज का जो विषय इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच में रख रही हूं, बहुत समय के बाद इस विषय पर मैं बात कर रही हूं। बात करूंगी नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के ऊपर। किस प्रकार से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पिता, उनकी पत्नी, उनकी मरी हुई माताजी, उनकी बहन, हर एक के ऊपर एक के बाद एक झूठे, अनर्गल, गंदे और भद्दे आरोप लगाने आरंभ कर दिए थे। मुझे नहीं लगता कि ये तमाम चीजें भारतवर्ष का कोई भी नागरिक भूला होगा। समीर वानखेड़े जो लगातार एनसीबी की जोनल डायरेक्टर के तौर पर अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे और उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर रहे थे जो कहीं ना कहीं ड्रग्स के या तो धंधे में लिप्त हैं या फिर ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। इसी श्रृंखला, इसी कड़ी में कुछ समय पहले समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी गिरफ्तार किया था। समीर खान बहुत समय तक, ऑलमोस्ट 8 महीने से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रहे। समीर खान के जो कनेक्शन थे वो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से थे। उनका 200 किलो गांजा भी पकड़ा गया था। ये सारी चीजें आई थी और उसके बाद जब आर्यन खान पकड़े गए तो नवाब मलिक ने आर्यन खान के कंधे पर बंदूक रख के दनादन गोलियां दागनी आरंभ कर दी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के ऊपर। और जितना बड़ा हाई ड्रामा किया था वो आपके और मेरे दोनों के संज्ञान में है और दोनों की ही अभी जो हम लोगों की सोच है उसमें आज भी ताजा है। इसी सब मुद्दे और मामले को लेकर के ज्ञानदेव वानखेड़े, जो समीर वानखेड़े के पिता हैं, उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां पे डिफेमेशन सूट लगाया था नवाब मलिक के खिलाफ और उसके बाद उसी डिफेमेशन सूट के चलते कोर्ट ने 2 बार ये चीज बोली थी कि नवाब मलिक को अपने आप को रोकना चाहिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से सोशली समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ, और अगले 4 महीने तक टिप्पणी करने से उनको रोका गया था। आज उसी मामले में समीर वानखेड़े को लेकर के, उनके पिता को लेकर के नवाब मलिक ने कोर्ट में एक याचिका दायर करी है। इनफैक्ट अपना जो जवाब है उसको दायर किया है और उस जवाब में वो फिर से रोते गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में ही समीर वानखेड़े के ऊपर फिर से आरोपों की झड़ी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो गुमराह करने की इच्छा से लगाए हैं। वो सारे लोगों को, इस मुद्दे को, इस मामले को, इस केस को गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए ज्ञानदेव वानखेड़े जी कोर्ट में गए और उन्होंने डिफेमेशन सूट लगाया। नवाब मलिक ने अभी भी ये बात नहीं स्वीकार करी कि मैंने बहुत झूठे एलिगेशन समीर वानखेड़े और उनके पूरे परिवार पर लगाए थे। वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा वो ये बोलते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए, न कि जेल की सलाखों के पीछे। चलिए, मैं कुछ समय के लिए ये बात नवाब मलिक की मान भी लेती हूं। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूं कि आप और आपकी सरकार वहां पर बैठ करके क्या कर रहे हो? मुंबई के अंदर इतना नशा हो रहा है धड़ल्ले से, इतना नशा बिक भी रहा है धड़ल्ले से, तो आप उन लोगों को जो आपकी नाक के नीचे, आपकी सरकार के चारों तरफ बैठ करके लगातार नशा कर रहे हैं, रेप पार्टीज कर रहे हैं, उनको पकड़ के कम से कम नशा मुक्त केंद्र में भेजना तो आरंभ करो। क्यों आप उन लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में नहीं भेज रहे हो? क्यों आप लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हो? पहले आप इस बात का जवाब दो। मान ली आपकी बात सही है, लेकिन आरंभ आप भी तो करो। आप सरकार में हो, वहां पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग कहते हो कि भाई हमारी पुलिस बहुत बड़ी बड़ी नशे की खेप पकड़ती है, बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स को पकड़ती है, बड़े बड़े ड्रग कंज्यूम करने वालों को पकड़ती है। तो मुझे और पूरे देश को नवाब मलिक जी अगर ये डेटा दे दें, ये नंबर दे दें कि कितने लोगों को उन्होंने नशा मुक्त केंद्र में भेजा है, तो बड़ी उनकी कृपा होगी। क्योंकि ये ऐसा सिर्फ बोलते हैं, इसलिए ये नंबर हमको नहीं दे पाएंगे। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है और इसीलिए लगातार मैं इन लोगों से डायरेक्ट प्रश्न करती हूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात बोली कि भारतवर्ष को यह जानने का पूरा हक है कि समीर वानखेड़े को नौकरी मिली तो कैसे मिली। समीर वानखेड़े ने अपनी जाति का जो प्रमाण पत्र है वो झूठा दिखाया है। समीर वानखेड़े तो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने बोला वो दलित है और फिर उनको नौकरी मिल गई। समीर वानखेड़े और उनके पिता ने दर्जनों ऐसे कागज दिखा दिए हैं कोर्ट के सामने भी और हर जगह, जहां पर एक बात साफ हो गई है कि वो वानखेड़े ही हैं, वो दलित हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी झूठा सर्टिफिकेट कहीं पर भी प्रस्तुत अपनी जाति को लेकर के नहीं किया। लेकिन नवाब मलिक हैं कि उस रट को और उस रोने को अभी तक छोड़ ही नहीं पा रहे। आप अगर समीर वानखेड़े से ये तमाम प्रश्न पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि देश की जनता को ये जानना नितांत आवश्यक है कि उनको नौकरी मिली तो कैसे मिली, तो फिर नवाब मलिक जी, एक प्रश्न जनता की तरफ से मैं भी आपसे करना चाहती हूं और वो ये कि आप ये बताइए कि इतनी
सारी वेल्थ आपके और आपके परिवार के पास आई तो कहां से आई? इतना सारा धन जो आपने अर्जित किया, वो आपने अर्जित किया तो कैसे किया, जरा ये भी बता दीजिए। और वक्फ बोर्ड की जो जमीन वाला मामला है, मुद्दा है, उसके बारे में भी जनता को खुल करके बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर इतना बड़ा घोटाला किसने किया, कैसे हुआ, आपके मंत्रालय में है, आपके पास है, तो कैसे हो गया? क्योंकि जनता को यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह मामला देश का मामला है, देश का मुद्दा है, तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। आप दूसरों के घरों के अंदर बहुत घुसते हैं, बहुत रोशनी और प्रकाश डालते हैं, तो थोड़े अपने घर के अंदर और आपके जो बाकी के नेता हैं उनकी जो जालसाजी कारगुजारी है उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। यह बता दीजिए कि आपके जो डिप्टी सीएम है उनके पास 1400 करोड़ की वेल्थ कहां से आई? 1400 करोड़ की इतनी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने कैसे अर्जित करी? अजित पवार ने, उनका ऐसा क्या नौकरी है, क्या बिजनेस है, क्या काम धंधा है कि विद इन नो टाइम वो एकदम इतने करोड़ोंपति हो गए कि 1400 करोड़ की संपत्ति उनके ऐसे ही इधर उधर बिखरी हुई मिलती है। आप ये बता दीजिए कि संजय राउत की पत्नी के पास वो पैसा कहां से आया जो एक बैंक के घोटाले वाले मामले में से निकल करके आया है। आप ये बता दीजिए कि आपके जो नेता हैं बाकी के बाकी, उनके पास इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है जिसकी ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप ये बता दीजिए कि अनिल देशमुख अपनी 45 से 47 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसका जवाब ईडी को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो बेनामी प्रॉपर्टी और संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित करी है? आप ये बता दीजिए आखिरी में पूरे देश को, पूरे भारत वर्ष को, कि जो 100 करोड़ की वसूली आपके पूर्व गृह मंत्री कर रहे थे और वाजे से करवा रहे थे, परमवीर सिंह जो आप ही का चहेता है उसी ने ये बात बोली है, तो वो 100 करोड़ की वसूली में से हिस्सा किसका कितना था, किस प्रकार से बांटे लगाए जाते थे, किस प्रकार से हिस्सेदारी तय की जाती थी? क्योंकि ये देश के मुद्दे हैं, क्योंकि इनको जानना देश चाहती है, क्योंकि वो जो 100 करोड़ रुपए का वसूली होता है वो देश की आम जनता से होता है। देश की जनता को, यानी कि मुंबई में बैठे हुए लोगों को उनके बिजनेस के पैसों में से वो पैसा देना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि भारतवर्ष इसको बहुत बहुत ईगरली जानना चाहता है। आप दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, आप दूसरों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप दूसरों के बारे में ट्विटर में जाकर के बात करते हैं, तो कभी अपने उन लोगों के बारे में भी बता दिया कीजिए जिनके एक से बड़े एक घोटाले निकल करके आ रहे हैं और देश की जनता उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, मैं या बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, पुख्ता सबूत के साथ आ रहे हैं, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें जनता के बीच में तमाम लोग रख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट मिस्टर नवाब मलिक के बारे में। नवाब मलिक वो जो कभी किसी से सुसाइड करवाते हैं, कभी किसी का कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बहुत बड़े बोल वाले ये नेताजी हैं, अपने मंत्रालय का काम करने के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। अभी उन्होंने एक और अपनी जवाब दाखिल किया हाई कोर्ट में और उसके बाद फिर से समीर वानखेड़े और उनके पिता के पीछे पड़ते हुए दिखाई दिए। अब मैं अपने इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।